अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हमारा जो बीएड का कोर्स कोड है 8625, इसके हम चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 जो हमारा है वो हमारा चैप्टर 6 के अंदर हम लोग इकोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है, मीन्स हर साल ही आ जाता होता है। इकोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन, के हायर एजुकेशन की इकोनॉमी क्या है, ठीक है ना। पहले देखेंगे इकोनॉमी कहते किसको हैं, ठीक है, उसके बाद फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड एक्सटेंसिव बेनिफिट टू स्टूडेंट इंक्लूडिंग हायर वेज। हायर वेज का मीन्स है कि जो कहते हैं हायर एजुकेशन हासिल करते हैं उनके लिए ये फ़ायदा होता है, उन स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि उनकी जो जॉब होती है वहाँ पे जो सैलरी होती है वो भी हमारी हाई होगी। बेटर हेल्थ एंड अ लोअर लाइकहुड ऑफ रिक्वायरिंग। वो कह रहे हैं अगर हमारी सैलरी हाई होगी ना, हायर एजुकेशन का ये फ़ायदा होता है स्टूडेंट को, एक तो हाई सैलरी होगी, देन हमारी जो सेहत है वो मीन्स एक हम लोग एक हायर एजुकेशन हासिल करेंगे ना, एक हमारे पास लाइक नॉलेज ज़्यादा होगी, देन हमें अपनी जो सेहत है उसके बारे में फ़िक्र होगी कि इसको कैसे सही रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ज़्यादा होगी तो हमारी सेहत है वो भी बेहतर होगी, ठीक है ना। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो दूसरों से मांगते हैं, जो लोग मांगते हैं कि अगर आपकी जॉब अच्छी होगी देन आपको दूसरों से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अ पॉपुलेशन दैट इज़ मोर हाईली एजुकेटेड आल्सो हैव वाइड रेंज बेनिफिट। वो कहते हैं एक ऐसी आबादी जो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होती है उसके लिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। टू द इकोनॉमी मीन्स कि अगर हमारी पाकिस्तान के अंदर अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब हमारी जो तादाद है हायर एजुकेशन में, तो वो कहते हैं अगर हमारे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पीपल होंगे तो हमारी जो इकॉनमी, हमारी जो मुआशरत है, मुआशी हालात हैं, उस पे भी बेहतरी होगी, उसके लिए भी फ़ायदे होंगे, ठीक है ना। अब वो क्या-क्या फ़ायदे होंगे, सच एज़ कह रहे हैं लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम होगा, ठीक है। बट जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे पास हाईली एजुकेटेड होंगे, ठीक है ना, एडवांस लेवल की उन्होंने स्टडी की होगी, उनको अच्छी जॉब मिलेंगी, तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जो गुर्बत होगी या जो बेरोज़गारी होगी, उसके जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएँगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अ पोस्ट सेकेंडरी डिग्री कैन आल्सो सर्व एज बफर अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। वो कहते हैं जो पोस्ट सेकेंडरी की डिग्री होती है ना, वो भी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो काम कर सकती है, ठीक है ना। हमारी जो इकोनॉमिक की कंडीशन है, जो हमारी माशरती कंडीशन डाउन हुई जा रही है, उसको मतलब करने के, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो है वो काम करती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ नेट जॉब क्रिएटेड। अच्छा, वो अब नेट जॉब बहुत ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है ना। अब देखें हमारे यहाँ जो होता है ये फ्रीलांसिंग का है, फ्रीलांसिंग में हमारे पास काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं। कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स आ जाती हैं, या ऐसे राइटिंग की आ जाती है, या आर्टिकल राइटिंग की आ जाती है। डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास टाइप्स होती हैं ना फ्रीलांसिंग में आ जाती है। थ्रू फ्रीलांसिंग ना जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। बनस्बत दूसरी जगह जॉब करने, किसी प्रोफेशन में जाने के, वो अपने फ्रीलांसिंग के ज़रिए काम करें। जो पाकिस्तान है वो इस टाइम तकरीबन दुनिया के दूसरे या तीसरे ममालिक में से एक है जो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, मीन्स ऑनलाइन जो जॉब कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ओरिफ्लेम का काम हो गया, गर्ल्स कर लेती होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कर देती हैं, तो डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं ऑनलाइन में। तो कहते हैं ऑनलाइन जॉब्स जो है, जो नेट जॉब है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आजकल क्रिएट हो गई हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल बेनिफिट ऑफ हायर एजुकेशन द फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल टू अटेन अ हायर एजुकेशन। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम एक सोशल बेनिफिट या अपने पर्सनल बेनिफिट से बरक्स देखें तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, वो भी बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए। मीन्स यही स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो वो यही है कि हायर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने का, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यंग जनरेशन को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट इसके हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, वो कहते हैं द मीडियन लाइफ टाइम लर्निंग फॉर इंडिविजुअल विद बैचलर डिग्री आर ट्वाइस दैट ऑफ दोज विद एन हाई स्कूल डिप्लोमा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बैचलर की डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, और एक साइड पे आप हाई स्कूल का डिप्लोमा रखें, इनका कंपैरिजन करें, तो किसको ज़्यादा चांसेस होंगे जॉब मिलने के? डेफिनेटली बैचलर की डिग्री वाले को ज़्यादा चांस होंगे ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जो बैचलर की डिग्री है उसको कमाने के, लाइफ टाइम कमाने के लिए जो होंगे वो ज़्यादा चांसेस होंगे बनिस्बत हाई स्कूल डिप्लोमा वाले डिग्री के। मीन्स उसके चांसेस जो होंगे वो डबल होंगे बैचलर वाले के, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि फेडरल टैक्स क्रेडिट जनरली नॉट इंक्रीज
कॉलेज इनरोलमेंट। वो कह रहे हैं जो फेडरल टेस्ट है वो जो मतलब जो टैक्स आज तक बढ़ता जा रहा है, वो कह रहे हैं इंक्रीज नहीं कर रहा कॉलेज की इनरोलमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फॉर द पास्ट 20 ईयर वुमेन हैव आउटपेस मैन इन कॉलेज अटेंडेंस एंड डिग्री अटेनमेंट। वो कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से जो वुमेन्स है ना, वो मैन की निस्बत ज़्यादा जो कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं, ज़्यादा डिग्रीज ले रही हैं, अटेन कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छे से वो आ रही हैं, अपने टाइम पर आ रही हैं, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट डिवेलप हो रहा है बनस्बत मैन के। अक्सर बॉयज़ ये करते हैं कि सेकंड ईयर तक एजुकेशन हासिल करते हैं एंड दैट इज़ इट, ठीक है ना। उसके बाद शॉप वगैरह ये डिफरेंट डिप्लोमा कर लेते हैं, लेकिन जो गर्ल्स है ना वो ज़्यादा अपने एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रही हैं। पिछले कोई 20 साल से ये नोटिस किया जा रहा है, जो गर्ल्स की तादाद है हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहे हैं मोर देन अ क्वार्टर ऑफ लो इनकम स्टूडेंट हु इनरोल इन अ 4 ईयर इंस्टीट्यूशन ड्रॉप एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर। वो कहते हैं कि बहुत सारा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स इनरोलमेंट होते हैं ना 4 ईयर प्रोग्राम में, बीएस के लिए जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनके साथ ये सीन होता है, कहते हैं हम देखते हैं कि दूसरे साल के जो एंड पर है ना, वो बहुत सारे जो स्टक आउट हो जाते हैं, उनको लाइक उन लोगों ना इनरोल्ड आउट कर देते हैं, ठीक है ना। मीन्स के ऐसे होता है कि हमारे पास अगर सेमेस्टर सिस्टम है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पास नहीं होते किसी सब्जेक्ट में, ठीक है ना, उसके बाद 2 चांसेस है कि वो गेन दे सकें, फिर वो गेन देते हैं, देन वो गेन देता है, फिर उसके बाद ये होता है कि उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं, देन उसको जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, वो ड्रॉप आउट कर देती हैं, उसको निकाल देती हैं। तो कहते हैं इसके जो हैं काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास अगर 100 स्टूडेंट्स हैं ना, तो एट दी एंड 4 ईयर में ये होता है कि 20 to 30 स्टूडेंट रह जाते हैं, कि काफ़ी स्टूडेंट जो है हमारे पास ड्रॉप आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं स्टूडेंट फाइनेंशियल एड हैज़ इंक्रीज। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते, फीस बहुत हाई होती है, दैट इज़ वाई बच्चे जो है एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। पिछले 15 साल से कह रहे हैं ये फाइनेंशियल इशू क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट इन 2015 3.5 मिलियन स्टूडेंट ओवर द एज ऑफ 30 वर इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन। इसमें वो ये कह रहे हैं कि 2015 में कोई 3.5 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं ना, 30 साल के जो बच्चे होंगे, 30 साल के बच्चे तो खैर नहीं होंगे, 30 साल के जो होंगे या उससे ओवर एज होंगे, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल हो रहे हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ डिफ़ॉल्टर्स हैं। अब डिफ़ॉल्टर में ये होता है, देखिए अगर आप लोग एक बार किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट अपने आप को करते ही नहीं है, इम्प्रूव ही नहीं करते हैं, तो बहुत सारे डिफ़ॉल्टर होते हैं, तो वो क्या होता है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर आपको 3 चांसेस मिल रहे हैं तो ना आपको चाहिए कि चलो एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, एटलीस्ट तीसरी बार तो क्लियर कर लेना। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, इम्प्रूव करते ही नहीं है, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे हैं जो मेजोरिटी होते हैं इसमें डिफ़ॉल्टर होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी आ जाते हैं लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, और लाइक डिफरेंट रिलेशन में भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हो रहा है, एजुकेशन की सिस्टम में हमारे पास जो है ना, उसकी डेवलपमेंट में बहुत सारे डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सिटी। अब इसमें देखते हैं क्या है। वो कह रहे हैं दिस इज़ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेट एन इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सिटी इज़ द इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। वो कहते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपकी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होगी। अब वो कैसे होगी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ना, देन आप लोग देखते हैं उस डिग्री का स्कोप क्या है, ठीक है ना। आगे आप लोग अब डिग्री जब ले लेंगे, उसका कोई स्कोप है, आप लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है, जॉब कहीं करेंगे, देन आप लोगों के लिए सारी ज़िंदगी के लिए वो फ़ायदा ही होगा ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सिटी इज़ द इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि स्कोप ऑफ एनी यूनिवर्सिटी डिग्री इज ऑलवेज कंसिडर। वही बात है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का जो स्कोप है वो सबसे पहले कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इट एक्चुअली टेल द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट इन फ्यूचर। अब वो ये कह रहे हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का स्कोप क्यों कंसिडर करते हैं। हम किसी भी यूनिवर्सिटी का स्कोप इसलिए कंसिडर करते हैं कि हमें जो है ना उसकी जो रेशियो है, कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें इसके लिए क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर में क्या इसके सब्जेक्ट के बेनिफिट होंगे, तो वो भी हमें बताती है। किसी भी यूनिवर्सिटी का स्कोप अच्छा होगा, किसी भी डिग्री का स्कोप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एडमिशन लेने से पहले देखता है कि क्या इस डिग्री की वैल्यू है, क्या जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं कोई हमें इसका कल फ्यूचर में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, क्या हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि सो वेन अवर अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पेरेंट थिंक अहेड दैट हाउ मच प्रॉफिटेबल इट विल बी।
वो कह रहे हैं अगर किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो स्टूडेंट भी और उसके घर वाले भी ये सोचते हैं कि जिसमें चीज़ में ये इंटरेस्ट ले रहा है या जिस चीज़ में हम एडमिशन दिलवा रहे हैं वो हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी इन फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एंड व्हाट दे गेट इन रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री। और वो कह रहे हैं वो ये भी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी तो उनको हासिल क्या होगा, बाद में उनके लिए क्या होगा, मीन्स उनको क्या लाइक रिटर्न मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अनदर क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्या क्वेश्चन है? वो कहते हैं शुड यू इन्वेस्ट इन बिजनेस, प्रॉपर्टी, बॉन्ड और इन यूनिवर्सिटी। कहते हैं अगर देखें यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन राइज होता है, क्या आपको किसी प्रॉपर्टी में, किसी बिजनेस में या कोई बॉन्ड ले लेने चाहिए इसके बरक्स, या आपको यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये भी क्वेश्चन राइज होते हैं। अब देखिए अगर हम लोग किसी बिजनेस में करें, किसी प्रॉपर्टी में करें या बॉन्ड में करें, देन हमें वहाँ पे ये भी होता है कि हम लोग लाइक लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, एजुकेशन आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करती है, ठीक है ना। मीन्स आपको कभी ना लाइक फेलियर की तरफ लेके नहीं जाती है। तो कहते हैं यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेस्टेज इन हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ हम वेस्ट हो रही हैं इस टाइम, ठीक है। वो कह रहे हैं फेलियर ऑफ द सिस्टम टू प्रोवाइड द एजुकेशन, जो सिस्टम वो प्रोवाइड करते हैं वो भी फेल हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं फेलियर टू होल्ड चिल्ड्रन इनटू सिस्टम, जो सिस्टम बनाया होगा उसके अंदर बच्चों को लेकर आना भी वो टीचर्स के लिए, वहाँ के सिस्टम के लिए जो है वो फेल हो ही जा रहे हैं कि बच्चे भी उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, उसको अपना नहीं रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फेलियर ऑफ सिस्टम टू सेट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट, कहते हैं जो सिस्टम है वो जो बना हुआ है उसके अंदर जो मुनासिब ऑब्जेक्टिव है, हमारे मुनासिब पर्पज़ हैं वो भी सेट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी वो फेल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इन एफिशिएंसी इन अचीवमेंट ऑफ सच सब्जेक्ट। अब देखिए अगर हमारे एक सिस्टम है उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे, स्टूडेंट उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको अचीव कैसे करेंगे? तो उसमें भी तो कमी होगी ना, अचीवमेंट में भी तो कमी होगी। ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी स्टूडेंट के जो होंगे वो अचीव नहीं करेंगे जब उनका अपना पर्पज़ ही क्लियर नहीं होगा, जब गोल ही क्लियर नहीं होगा, जब सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा, तो बच्चे उसे अचीव भी तो नहीं करेंगे ना। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वेस्टेज ऑफ हायर एजुकेशन में आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहने हैं कि रीज़न फॉर नॉट गेइंग हायर एजुकेशन, हायर इंस्टीट्यूट में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं। ये तमाम हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं। इकॉनमी में ये प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, ठीक है ना। इकॉनमी को क्या क्या फ़ायदा दे रहे हैं, अगर हायर एजुकेशन अच्छी होगी, अगर हमारे पास हायर एजुकेटेड स्टूडेंट्स होंगे, हायर एजुकेटेड पीपल होंगे, तो हमारी इकॉनमी कंडीशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन अब उसकी क्या रीज़न है, क्यों बच्चे इनरोल नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे कि रीज़न क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं देयर आर नो स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी और डैट नॉट एनफ प्लेसेस इन देम। वो कहते हैं बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे पास स्कूल्स ही नहीं है, हमारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है जहाँ पे बच्चे एडमिशन ले सकें। और इसके बरक्स अगर हमारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, देन वहाँ पे जगह ही नहीं होती है कि ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले सकें, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ड्यू टू हाई कॉस्ट, मीन्स के हाई ट्यूशन फीस की वजह से भी जो बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ मैरिज कस्टम, अच्छा पाकिस्तान में ये बहुत होता है कि छोटी सी एज में बच्चों की शादी करवा दी जाती है, स्पेशली गर्ल्स की शादी करवा दी जाती है। तो डैडी से वो अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो हासिल ही नहीं कर सकते, कहते हैं सेकेंड ईयर करो एंड शादी कर लो। तो कहते हैं हायर एजुकेशन के हमारे पास जो मैरिज कस्टम है पाकिस्तान का, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं मैनी चिल्ड्रन लीव स्कूल अर्ली बिकॉज दे और देयर पेरेंट डू नॉट फाइंड what taught at school relevant their need। अच्छा वो ये कह रहे हैं बहुत से बच्चे जो होते हैं या बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से हटवा लेते हैं, निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक नीड नहीं हो रही पूरी। अब देखिए अगर छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना, देन हम कहते हैं बच्चा अच्छे से सीखे समझे, मतलब उसे बोलने की तमीज़ है, उसे रहने का सलीका है। लेकिन अगर वो देखेंगे पेरेंट्स ये जज करेंगे बच्चे में तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे, वो स्कूल से हटवा लेंगे। स्कूल जाने का क्या फ़ायदा है कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो, उनके मेन ऑब्जेक्टिव भी पूरे नहीं हो रहे, देन वो बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अदर लीव बिकॉज दे आर नीडेड एज हेल्पर एट होम और सम फॉर्म। अच्छा कह रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं ना वो भी कुछ निकाल, अब देखो कुछ गरीब लोग होंगे, ठीक है ना, वो किसी घरों में काम करते हैं। अब जब वो लोग घरों में काम करें तो उनके पास क्या टाइम होगा कि किसी स्कूल या किसी इदारे में जाके एजुकेशन हासिल कर सकें, ठीक है ना। तो वो इसलिए अपनी एजुकेशन स्टॉप कर देते हैं कि क्योंकि उन्हें चाहिए किसी किसी घर में काम करना हो, किसी फॉर्म में काम करना हो, किसी फॉरम पे काम करना होगा किसी का, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न है इसकी। उसके बाद कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग जॉब। अच्छा ये होता है कि हमारे यहाँ जो होता है कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्टूडेंट थोड़ा सा एजिड होते हैं, देन वो कहते हैं कि स्टडी छोड़ा कोई टेक्निकल काम कर लो, ठीक है ना, कि जॉब की कोई ट्रेनिंग ले लो, किसी फील्ड में ट्रेनिंग कर लो, कोई काम कर लो, डिप्लोमा हासिल कर लो कि तुम्हारी जॉब लग जाए। हायर एजुकेशन हासिल करके क्या करना है, तो ये भी इसकी एक रीज़न है।
नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव मेजरमेंट क्या होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। एक तो हमारे प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीशन में देखना है कितने बच्चे हमारे जो है प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं हमें ये करना चाहिए कि ड्रॉप आउट की जो बच्चे को ड्रॉप आउट है उसकी जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, उसको कम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट जो एटलीस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास फिजिकल परफॉर्मेंस करवानी चाहिए, वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कॉलेज की प्लेसमेंट मीन्स के कॉलेज जो डिफरेंट हर तकरीबन हर जगह एटलीस्ट कॉलेज प्रोवाइड होना चाहिए, मीन्स वहाँ पे लोकेट होना चाहिए। कह रहे हैं कोर्स ही कहते हैं न्यू जो कोर्सेज हैं वो भी हमें डिवेलप करवाना चाहिए। तो ये कुछ इफेक्टिव मेजरमेंट थी। अच्छा, एजुकेशन की एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। अब हम थ्रू एजुकेशन हम एजुकेशन कहाँ कहाँ हासिल कर सकते हैं। हम टेलीविज़न पे कुछ प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने चाहिए, ठीक है ना, चलाने चाहिए, जिसे देख के बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं नेक्स्ट हमें करिकुलम, कहते हैं करिकुलम अच्छा डिज़ाइन करना चाहिए। करिकुलम में आपने पढ़ा है कि करिकुलम में क्या होता है, करिकुलम में तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जो स्टूडेंट्स को हम करवाते हैं, चाहे वह स्कूल के अंदर हो चाहे वह स्कूल के बाहर हो, ठीक है। कोई एक्टिविटीज़ है, कौन सी बुक्स पढ़ाने, कौन सा कंटेंट, कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो करिकुलम के अंदर डिसाइड होती है, ठीक है। उसके अलावा हमें टीचर को ट्रेन करना चाहिए कि अच्छी स्किल्स के उनके अंदर डेवलप करवानी चाहिए कि वो बच्चों को भी कैसे वो मैनेज करेंगे, क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, अपना लेसन कैसे देंगे, लेक्चर कैसे प्लान करेंगे, तो तमाम जो है टीचर की ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसके अलावा वो कहते हैं गवर्नमेंट को फंड एंड लोन्स भी हमें हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो उसके लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। तो ये चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।